एवियन की ऑनलाइन क्लासेस में जैसे कि अपन अभी साइंस की क्लासेस में 12th की जो केमिस्ट्री क्लास है उसमें रेगुलर पढ़ते आ ही रहे हैं, तो उसी में अपन ने पीछे एक चैप्टर पर डिस्कस किया और फिर उसके बाद सेकंड चैप्टर में अपना ने शुरू कर दिया। सेकंड चैप्टर जो अपना नाम था वो विलियन था। उसके अंदर पीछे आपने पीछे वाले वीडियो को देखा होगा, तो उसके अंदर अपन ने सॉल्यूशंस की बात की थी कि विलियन कितने प्रकार के होते हैं और विलियन जो होता है वो किस पर निर्भर करता है। तो हमने देखा कि विलियन जो होते हैं वो कई प्रकार के अपन ने बात की थी। तो विलियन के साथ में एक स्पेसिफिक मैंने आपको नोट बताया था कि विलियन जो है वो 3 प्रकार के हैं, ठोस विलियन, गैस विलियन और द्रव विलियन, और इनके बारे में अपने डिटेल से डिस्कस भी किया। वही विलियन के बाद में अपने पास अगला टॉपिक अपने उसी के कंटिन्यूस में पढ़ा था, वो क्या था आपका सांद्रता की इकाइयां, यानी कि सॉल्यूशंस जब अपन यूज करते हैं तो उसके अंदर विलय और विलायक जब आपस में मिलते हैं तो उनकी जो कंसंट्रेशन है ना, यानी कि उनकी जो सांद्रताएं हैं वो किस प्रकार से व्यक्त की जाती है। तो अपने ने देखा कि जब वो सांद्रताओं की बात की जाती है तो वो सांद्रताएं होती है आपके द्रव्यमान प्रतिशत या प्रतिशतता भी कहा जा सकता है। उसके बाद में आयतन प्रतिशतता और उसके बाद द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता की बात हमने की थी। उनके एग्जांपल्स भी अपने ने देखे थे। उसके बाद आप लोगों ने उसको घर पे अपनी बुक के एग्जांपल से भी उसको, ये हम उम्मीद करते हैं कि आपने उनको रीड किया होगा। उसके बाद अपना अगला टॉपिक जो है उससे पहले मैं आपको उसी सांद्रता में आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करना चाहूंगी। वैसे तो आप ये सब टॉपिक्स जो हैं वो 11th में भी पढ़ते हैं जनरली, जैसे कि नॉर्मलता है, मोलरता है, मोललता है, फॉर्मलता है, आप सब पढ़ते हैं ये सब चीजें। फिर भी एक बार इस टॉपिक में, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो विलियन, उसके अंदर ये सब चीजें बहुत ही मैटर करती है। जो न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं उसमें भी ये सब चीजें बहुत ही मैटर करती है। तो एक बार हल्का सा अपन इनको टच कर लेते हैं ताकि अपने को वापस उसका रिकॉल हो जाए कि ये सब क्या होते हैं। तो पहले, सबसे पहले अपन बात करेंगे मोलरता की। मोलरता क्या होती है ना। मोलरता मतलब क्या, एक एग्जाम्पल से ही अपन उसको डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे कि अपन ने क्या लिया, एक पात्र लिया और उसके अंदर अपन ने 1 लीटर विलियन डाला, ठीक है, ये विलियन है अपने पास। विलियन को अपन विलायक बोल सकते हैं। यहाँ पर ये है विलायक आपका 1 लीटर विलायक है 1 लीटर विलियन में उपस्थित। इसके अंदर आप क्या डालेंगे, विलय डालेंगे। 1 लीटर विलियन या फिर विलायक, क्योंकि अगर किसी विलियन को अपन बोले उसमें विलायक अनुपस्थित है तो वो क्या होता है, वो विलियन विलायक ही होता है, क्योंकि उसके अंदर अभी क्या मिला हुआ नहीं है, विलय मिला हुआ नहीं है। सॉल्यूशन तो अपन बात कर सकते हैं कि मेजर पोर्शन में विलायक जो है वो होगा, वही आपका सॉल्यूशन शो करेगा। तो विलियन जो है अपन ये बोले 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, इस विलियन की मोलरता कहलाती है। 1 लीटर, वापस सुनेंगे ध्यान से, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या इस विलियन की मोलरता कहलाती है। अब एक चीज और बच्चों को कई बार कंफ्यूज कर देती है, मोलों की संख्या क्या होती है। मोलों की संख्या मतलब क्या बेटा, कि मोलों की संख्या बराबर हम लिखते हैं, मोलों की संख्या बराबर होता है अपने पास विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा बटा विलय का अनुपात। जब भी आपको किसी भी न्यूमेरिकल में ये पूछा जाए कि दिए गए विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए, तो आप उसमें देखेंगे कि क्वेश्चन में मोलों की संख्या
विलय की ग्राम्य मात्रा दी गई है बेटा। यदि क्वेश्चन के अंदर विलय की ग्राम्य मात्रा दी गई ना हो और मोलों की संख्या दी हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप डायरेक्टली क्या करेंगे, विलय की मोलों की संख्या में किसका भाग देंगे, 1 लीटर वीर्यन का भाग दे देंगे तो डायरेक्टली वो वैल्यू निकल के आ जाती है। अगर आपके पास मोलों की संख्या ना दी गई है और लिखा गया है ग्राम्य मात्रा तो उस समय आप पहले क्या करेंगे, उस क्वेश्चन से मोलों की संख्या को किसमें, ग्राम की संख्या को किसमें कन्वर्ट करेंगे, मोलों की संख्या में। यानी कि ग्राम मात्रा जो है आपकी दी हुई उस ग्राम की मात्रा में आप उसी विलय का अणुभार का क्या देंगे, भाग देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल NaCl 10 ग्राम लिया गया है, अपने पास NaCl 10 ग्राम लिया गया है। अब NaCl 10 ग्राम तो है पर इसका NaCl का अणुभार, आई थिंक मैं ये समझती हूँ कि बच्चों को अणुभार निकालना आता होगा, फिर भी नहीं आता है तो NaCl का आप निकाल सकते हैं। सोडियम जो है वो उसकी संख्या 1 और गुणा सोडियम का जो परमाणु भार है आपका कितना होता है, 22 लिखते हैं अपन, 22.4 या फिर यूँ लिख सकते हैं डायरेक्टली, यदि राउंड फिगर में बताऊं तो 23 लिखते हैं, प्लस क्लोरीन 1 है इसकी संख्या गुणा 33.5। आप डायरेक्टली इसको यूँ लिख सकते हैं, आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, सॉरी 22.5 प्लस 1 इंटू 33.5। ये यदि आप करेंगे तो अपने आप ही इसकी वैल्यू आ जाएगी, अपने पास क्या NaCl का क्या आ जाता है बेटा, अणुभार आ जाता है। तो ये चीजें क्या होती है कि अपन जब डिस्कस करते हैं तो इस तरीके से आपको अणुभार निकालना है, फिर उस अणुभार का किसमें भाग देना है, 10 ग्राम के अंदर। तो वो NaCl किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राम की मात्रा से किसमें बेटा, मोलों की संख्या में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो था आपका मोलरता के बारे में। ये मोलरता जो होती है इसके बाद अपन आप डिस्कस करेंगे नॉर्मलता। जब मोलरता की बात करते हैं तो मोलरता के बाद में अपन देखते हैं कि मोलरता जब क्लियर है तो आगे इसी का टॉपिक है आपके नॉर्मलता। क्या है बेटा, नॉर्मलता। आप थोड़ा सा डिटेल में कम बताते हुए जल्दी से नॉर्मलता की बात कर लेते हैं कि नॉर्मलता क्या होती है। अब अपन देखेंगे नॉर्मलता, थोड़ा सा ध्यान करेंगे कि नॉर्मलता क्या होती है। नॉर्मलता है ना, नॉर्मलता का मतलब होता है कि कोई भी पात्र आपने जिसके अंदर अपने पास विलायक है, या यूं बोले तो भी मैं कह रही थी इसे वीर्यन, है ना, तो 1 लीटर वीर्यन में उपस्थित। अब विलय की मात्रा किसमें ली जाएगी बेटा, विलय की मात्रा किसमें ली जाएगी, तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक किसमें ली जाएगी, ग्राम तुल्यांक में। अब क्वेश्चन दिमाग में, ये ग्राम तुल्यांक क्या है ना, तो ग्राम तुल्यांक का मतलब क्या होता है, तो आप देखेंगे ग्राम तुल्यांक मतलब क्या होता है, तो देखेंगे कि तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक को आप कैसे निकालेंगे, राइट, तो हम निकालेंगे कैसे ग्राम तुल्यांक को, तो ग्राम तुल्यांक एक प्रकार का तुल्यांकी भार। आप सब जानते हैं कि तुल्यांकी भार क्या होता है, किसी भी पदार्थ का तुल्यांकी भार, किसी भी तत्व का भी तुल्यांकी भार, किसी भी यौगिक का भी तुल्यांकी भार हम निकाल सकते हैं। कैसे, किसी भी यौगिक का तुल्यांकी भार उस यौगिक का वह भार भाग होता है जो उस यौगिक में उपस्थित कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार भागों को विस्थापित कर दे। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, किसी भी यौगिक का तुल्यांकी भार वह भार होता है जो उस यौगिक में उपस्थित कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा, कार्बन की मात्रा कितनी है 16, हाइड्रोजन की कितनी है 1, या हम लिख सकते हैं 1.008, ऑक्सीजन की कितना, कार्बन की सॉरी बार, ऑक्सीजन की कितना 16। इस भार को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। तो हम लोग कहते हैं कि जो बची हुई मात्रा है वो इनकी क्या, उस यौगिक की क्या कहलाता है, तुल्यांकी भार कहलाता है। तो ग्राम तुल्यांक बराबर हम लिखेंगे विलय की ग्राम में मात्रा, किसमें मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा बटा विलय का
तुल्यांकी भार। अब तुल्यांकी भार तो मैंने बता दिया। अब कई बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं कि दीदी हमें कैसे पता चलेगा कितना भार भाग का हम भाग देंगे, इतना डिफिकल्ट। तो मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक आपको यहाँ समझा रही हूँ। किसी भी यौगिक का या किसी भी अपने पास कोई भी अणु भी है ना, लाइक H2O है, ठीक है, इसका आपको तुल्यांकी भार निकालना है। तो आपको क्या करना है बेटा कि इसके अंदर अपने पास ये देखना है कि कितने हाइड्रोजन है। जितने हाइड्रोजन है, जैसे H+ और OH- दोनों की संख्या बराबर है, एक एक है। जितने हाइड्रोजन है या फिर जितने भी OH है, उनका इस यौगिक के अणुभार में आपको क्या देना है, भाग देना है। अणुभार में किसका भाग देना है, हाइड्रोजन आयनों की संख्या का या OH आयनों की संख्या का। जैसे H2O 18 में कितना दिया, 1। बात समझ में आ गई। तो ये इसका तुल्यांकी भार भी कितना हो बेटा, 18 ही हुआ। ऐसे ही अपन H2SO4 के लिए भी निकाल सकते हैं, है ना। तो H2SO4 के लिए निकालेंगे तो भी अपन देख सकते हैं कि इसके लिए कितना आएगा, 98 अपॉन हाइड्रोजन की संख्या कितनी, 2। तो अपन डायरेक्टली इसका मान याद कर सकते हैं। तो इस तरह की जो वैल्यूज होती है, तो ये आपका तुल्यांकी भार व्यक्त करता है। थोड़ा सा इनमें ध्यान करने से क्या होता है कि चीजें इजी हो जाती है। तो इसलिए अपने कोई जनरल कॉन्सेप्ट है, ये सब 11th में तो बताया गया, पर हम 12th में विलियन चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, तो उसको मैंने थोड़ा डिस्कस कर दिया। तो ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होता है बेटा, ग्राम तुल्यांक बराबर विलय की ग्राम में मात्रा बटा उसका अणुभार। क्लियर, तुल्यांकी भार, सॉरी। तो तुल्यांकी भार क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, किसी भी यौगिक है उसका आपने अणुभार निकाला, उस अणुभार के अंदर आप उसमें उपस्थित धनायन या ऋणायन की संख्या का भाग दे दें, हाइड्रोजन या OH की संख्याओं का भाग दे दें, तो उसका तुरंत क्या निकल जाता है, तुल्यांकी भार निकल जाता है। तो वापस मैं नॉर्मलता की परिभाषा बोल रही हूँ, एक बार ध्यान करेंगे कि नॉर्मलता क्या होती है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ही उस विलयन की क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। अर्थात 1 लीटर विलयन है आपके पास, उस विलयन के अंदर यदि क्या उपस्थित है, विलय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तो वो क्या कहलाएगी, उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। वही आती है मॉलरता। तो मॉलरता में विलयन जो है वो नाम शब्द ना देकर हम यहाँ विलायक ही नाम देंगे। तो कहा कि मॉलरता क्या है, तो मॉलरता बेटा ये होती है, मॉलरता, मॉलरिटी, ठीक है, ये क्या होती है, 1 केजी विलायक में 1 केजी मॉलरता भार में व्यक्त की जा रही है, ठीक है। तो 1 केजी विलायक में उपस्थित, 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है बेटा, मोलों की संख्या जो है वो क्या कहलाती है, आपकी मॉलरता कहलाती है। ध्यान करेंगे, 1 केजी विलायक में यदि विलय के मोल है तो मॉलरता, 1 केजी 1 लीटर विलायक या विलयन में विलय उपस्थित है मोलों की संख्या के रूप में, तो वो क्या कहलाएगी, उसकी मॉलरता, नॉट मॉलरता। मॉलरता भार को व्यक्त करती है, इसलिए यहाँ पर केजी में व्यक्त किया गया है। उसके बाद आता है फॉर्मलता। तो फॉर्मलता क्या है आपकी, कि फॉर्मलता में 1 लीटर विलयन है, 1 लीटर विलयन है ना। ध्यान से ये सब करेंगे, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के सूत्र भारों की संख्या, यहां हम यूं बोले ग्राम सूत्र भारों की संख्या, ग्राम सूत्र भारों की संख्या, भारों की संख्या क्या कहलाती है, उस विलयन की फॉर्मलता कहलाती है, फॉर्मलता कहलाती है। फॉर्मलता किसे कहते हैं, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है बेटा, फॉर्मलता कहलाती है। अब अगला क्वेश्चन जो आपने क्लिक किया होगा कि ग्राम सूत्र भार क्या होते हैं, तो हम सब जानते हैं कि ग्राम सूत्र भार भी वैसे ही तुल्यांकी भार होता है, वैसे ही ग्राम सूत्र भार भी होता है। ग्राम सूत्र भार मतलब विलय की ग्राम में मात्रा बटा विलयन का सूत्र भार,
तो ध्यान करेंगे बेटा, सूत्रभार कैसे निकालेंगे? सूत्रभार निकालने का फॉर्मूला होता है 2 गुणा अनुभार, 2 गुणा अनुभार, 2 गुणा अनुभार। जब आप किसी भी यौगिक का अनुभार ज्ञात करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो उस यौगिक का क्या कहलाएगा बेटा? सूत्रभार कहलाएगा। उस सूत्रभार में आप उस सूत्रभार का भाग किसके अंदर? ग्राम में मात्रा जो विलय की है उसमें दे दें, तो वो क्या निकल जाती है? ग्राम सूत्रभारों में मात्रा निकल जाती है। तो ये हुआ आपका नॉर्मलता, मोलरता, मोलरता और सबसे लास्ट में आपकी फॉर्मलता। एक टॉपिक जो जनरल है, नॉर्मली अपने को पता होना चाहिए। ये तो आपको चारों टॉपिक समझ में आ गए होंगे, इनको ऐसे ही आप उतारेंगे भी, नोट्स में भी पढ़ेंगे लिखकर, ताकि आपको ये सब चीजें जनरली आपको आनी चाहिए। क्योंकि अपन को ये सब चीजें नहीं आती हैं तो फिर अपन न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा अटक जाते हैं। तो अच्छा है कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट अपने क्लियर हो, तो अपन जब न्यूमेरिकल करें तो उनमें अपन अटकते नहीं है, रुकना नहीं होता है, वरना तो रुक जाते हैं। तो एक टॉपिक और है आपका कि कोई भी सांद्रता होती है वो ppm में भी व्यक्त होती है, एक ppb में भी व्यक्त होती है। तो ये क्या है? पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन। पार्ट पर मिलियन और बिलियन का प्रयोग कब करते हैं? जब किसी भी विलायक या विलयन में विलय की मात्रा बेटा बहुत ज्यादा कम होती है। विलय की मात्रा जब बहुत ज्यादा कम होती है तो उस दौरान विलय की ग्राम में मात्रा बटा विलयन की मात्रा 1 लीटर आप जो लिखते हैं उसको मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं? 10⁶ से। जैसे मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको कि विलय की मात्रा ग्राम में, विलय की मात्रा ग्राम में बटा विलयन का विलयन का आयतन लीटर में। तो ये इसको मल्टीप्लाई किससे करो? 10⁶ से। सेम कॉन्सेप्ट हम लेते हैं ppb में। ppb में क्या होता है? विलय की ग्राम में मात्रा तो आप लेंगे, ग्राम में मात्रा बटा विलयन का आयतन लीटर में ले लिया, उसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 10⁹ से। यानी कि पार्ट पर बिलियन के लिए 10⁹ से मल्टीप्लाई किया जाता है, वहीं पार्ट पर मिलियन के लिए 10⁶ से उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। और ये कब यूज की जाती है? जब अपने पास विलय की मात्रा विलायक के अंदर या विलयन के अंदर बहुत ज्यादा कम होती है, तब अपन क्या करते हैं? ppm और ppb का यूज करते हैं। तो ये था आपका एक जनरल सांद्रता का ही टॉपिक। उसके बाद अब अपन अपने आज के टॉपिक पर आते हैं विलयता। विलयता क्या है और ये किस प्रकार से अपन इसको स्टडी करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद में अपन इसको समझेंगे। बेटा विलयता का मतलब होता है कि अपन जैसे कोई भी एक पात्र लिया, उस पात्र के अंदर अपन ने पानी लिया और पानी के अंदर अपन ने कुछ भी डाला, जैसे नमक है, चीनी है, शहद है, आपने डाल के आपने उसको घुमाया उसके अंदर चम्मच से, तो आप देखते हैं कि वो घुलना शुरू कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी पदार्थ या विलयन जिसमें विलायक और विलय 2 होते हैं, तो विलायक में जब विलय डाला जाता है तो वो उसमें घुलना प्रारंभ कर देता है। यह क्रिया या प्रक्रिया क्या कहलाती है? विलयता कहलाती है। अर्थात विलयता किसे कहते हैं? एक निश्चित ताप। विलयता किसे कहते हैं बेटा? एक निश्चित ताप। इसकी परिभाषा लिखी जा रही है, एक निश्चित ताप व दाब पर जब कोई विलय विलायक में एक निश्चित मात्रा तक घुलता है, निश्चित
मात्रा तक घुलता है, तो घुलने की यह प्रक्रिया, क्या कहलाती है? विलयता कहलाती है। हम ऐसा भी विलयता कहलाती है, राइट। अब अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक निश्चित ताप व दाब पर जब कोई विलायक में संतृप्त विलयन बनने तक घुलता है, तो घुलने की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? विलयता। आप इसकी निश्चित मात्रा की जगह क्या लिख सकते हैं? संतृप्त मात्रा तक, यानी विलयन कहां तक पहुंच जाए? संतृप्त। अब कॉन्सेप्ट जो है वो संतृप्तता का भी आगे आएगा, वही मैं समझाऊंगी कि संतृप्तता का मीनिंग यहाँ क्या है। तो एक निश्चित ताप और दाब पर जब कोई विलायक में एक निश्चित मात्रा तक घुलता है, तो यह प्रक्रिया विलयता कहलाती है। ये तो वो विलयता, आप इसको नोट्स में उतारेंगे। विलयता के बाद अभी अपन देखते हैं कि विलयता जब आप पढ़ते हैं तो विलयता किस किस में पाई जा सकती है। तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चलें तो बेसिकली दो विलयताएं बताई गई है। विलयता कितनी प्रकार की बताई गई है? विलयता दो प्रकार की बताई गई है। किस किस में बताई गई है? तो आप यहां पर देखिए, विलयता बताई है ठोस की द्रव में विलयता, ठोस की द्रव में विलयता। वहीं दूसरी तरफ चले तो गैसों की, दूसरी तरफ चले तो अपन देखते हैं गैसों की द्रव में विलयता। आगे ये आपका मेजर पोर्शन है, यानी मैक्सिमम जो चैप्टर कवर करता है जो पोर्शन, वो है गैसों की द्रव में विलयता। क्योंकि इसमें बहुत सारे नियम हैं, लाइक हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, ये सब इसको क्लियर करेगा। ठोसों की द्रव में विलयता को राउल्ट का नियम दिखेगा, गैसों की द्रव में विलयता को हेनरी का नियम दिखेगा। तो ठोस की द्रव में विलयता का क्या मीनिंग है, किस तरह से रीड की जाती है, तो आज अपन इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि ठोसों की द्रव में विलयता कैसे होती है। तो आप इस क्वेश्चन को देख लेंगे, उसके बाद अपन थोड़ा डिटेल में चलेंगे कि ठोसों की द्रव में विलयता का क्या मतलब है बेटा। तो अपन देखते हैं कि ठोसों की द्रव में विलयता क्या होती है। जब किसी ठोस विलय को द्रव विलायक में डाला जाता है, द्रव विलायक में डाला जाता है तो विलय उसमें घुलने लगता है। विलय उसमें किसमें? विलायक में घुलने लगता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? विलीनीकरण कहलाती है। विलीनीकरण कहलाती है। तो ये सब क्या है आपके, किसका फॉर्मूला, किसकी परिभाषा है? ठोस की द्रव में विलयता, यानी ठोस विलय को जब द्रव विलायक में डाला जाता है तो विलय उसमें किसमें? विलायक में घुलने लगता है। तो यह प्रक्रिया विलीनीकरण कहलाती है। तो इस प्रकार अपन ने देखा कि जो विलीनीकरण है तो वो क्या होता है। अब ठोस की द्रव में जो विलयता है उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। उसके बाद अपन इसको प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे। तो इसको आप नोट्स में ये बिल्कुल परिभाषाएं बेटा उतारेंगे ताकि आप अच्छे से इनको समझ सकें, याद कर सकें। अपन देखते हैं कि
रीड करते हैं। पहला पॉइंट है कि जब कोई भी ठोस क्या है आपका विलय, ध्यान करेंगे बेटा, है ना, ये क्या है आपका विलय, और द्रव क्या है बेटा आपका यहाँ पर विलय, राइट। तो ध्यान करेंगे कि विलय और विलय, तो जब भी कोई ठोस द्रव में घुलना शुरू करता है तो उस समय विलय की मात्रा बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। किसके अंदर? विलायक के अंदर। अर्थात जब भी कोई ठोस द्रव में घुलता है तो उस समय विलय की मात्रा बढ़ती चली जाती है। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जब आप विलय को विलायक में डालते हैं तो उसकी सांद्रता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जब सांद्रता बढ़ती है तो क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है कि विलय जो आपने पात्र में डाला, ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ये आपका विलायक है। इस विलायक में आपने क्या डाला बेटा? विलय डाला। विलय डाला तो ठोस है विलय, तो ये ठोस जो विलय है इसके कण किसके साथ रिएक्शन करेंगे? विलायक के कणों के साथ रिएक्शन करेंगे, यानी अभिक्रिया करेंगे। तो जब ये इसके साथ अभिक्रिया करेंगे तो उस दौरान ये इस विलयन से पृथक हो जाते हैं। विलयन से पृथक हो जाते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं कि जब किसी विलयन में के अंदर या विलायक में विलय ठोस डाला जाता है तो ठोस विलय विलायक के कणों के साथ जुड़कर विलयन से पृथक हो जाता है। जैसे जब ये पृथक होता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्रिस्टलीकरण। क्या कहते हैं? क्रिस्टलीकरण। अब परिभाषा में डाउट हो सकता है क्योंकि हर चीज अपन बोल के समझाएं तो पता नहीं चलता। तो अपन देखते हैं कि जब अपन ये काम करते हैं कि कोई भी विलय ठोस लिया, फॉर एग्जाम्पल आप एक पात्र लेना और पात्र लेके आप देखना उसके अंदर नमक डालना, नमक डाल करके आप उसको हीट करना यानी गर्म करेंगे तो आप देखेंगे वैसे भी नमक तो उसके अंदर घुलता चला जाता है। जब हीट करें तो कुछ समय बाद नमक नीचे तली में बैठ जाता है, पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है। वही बहुत अच्छा क्लियरली एग्जाम्पल देती हूँ कॉपर सल्फेट का, CuSO4 का। CuSO4 को आप पानी में डिजोल्व करो, वो डिजोल्व हो जाता है, फिर उसको आप हीट करोगे। जब आप उसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो आप देखते हैं कि कॉपर सल्फेट जो होता है वो नीचे तली में जमना शुरू हो जाता है, यानी उसके क्रिस्टल बनने शुरू हो जाते हैं। अर्थात जितनी मात्रा कॉपर सल्फेट की आपने विलायक में डाली थी यानी जल में डाली थी, वो मात्रा जो है वो किसके से अलग हो गई? विलायक से अलग हो चुकी है, क्योंकि विलायक और विलय एक दूसरे से थोड़ा पृथक हो चुके हैं। पानी ऊपर है, क्रिस्टल थोड़े नीचे चले गए हैं, यानी तली में जमना शुरू हो गए। ऐसा भी देख सकते हैं कि क्रिस्टल की परत ऊपर भी छा जाती है, तो वो वही बात है, दोनों पृथक हो रहे हैं एक दूसरे से। तो अपन देख सकते हैं कि इस प्रकार क्रिस्टलीकरण की क्रिया संपन्न होती है। तो ये हो गया आपका क्रिस्टलीकरण। जब ऐसी अवस्थाएं देखते हैं तो क्रिस्टलीकरण के बाद में अपने पास एक ऐसी अवस्था प्राप्त होती है। ऐसी अवस्था, एक स्थिति ऐसी आती है क्रिस्टलीकरण के बाद कि आपने जितनी मात्रा विलय की डाली थी ना, किसके अंदर? विलयन में या फिर विलायक में, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। विलयन में डाली थी तो उस दौरान उस विलयन में कुछ मात्रा किसकी घुल गई? किसकी मात्रा घुल गई? विलय। ठीक है, तो ये इसके अंदर घुली हुई मात्रा और इसकी मात्रा दोनों शेष बराबर रहती है। माना कि आपने इसको 10 ग्राम डाला, अब ये 5 ग्राम घुल गया इसके अंदर, तो यहाँ कितना बचा बेटा? 5 ग्राम ही तो बचा, तो ये मात्राएं बराबर हो गई। जब किसी भी विलयन में घोले गए विलय तथा विलयन में घुली गई विलय की मात्रा दोनों जब बराबर हो जाती है तो ऐसी अवस्था को साम्य अवस्था कहते हैं। साम्य अवस्था कहते हैं, या इसे हम गतिक साम्य भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? गतिक साम्य भी कह सकते हैं। तो ये है आपके ठोसों की द्रव में विलयता का टॉपिक।
उसके बाद अपन अब चलते हैं इसको प्रभावित करने वाले कारक। इसको प्रभावित करने वाले कारक बेटा ठोसों की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो आइए इनको प्रभावित करने वाले कारक को थोड़ा डिस्कस करते हैं। कितने कारक बताए हैं? 3 कारक बताए हैं, विलय तथा विलायक की प्रकृति। ठीक है, उसके बाद ताप, उसके बाद दाब। ठीक है, तो आगे चलते हैं विलय का विलायक की प्रकृति। विलय और विलायक की प्रकृति क्या है? विलय और विलायक की प्रकृति हम साइंस में जब भी विलयता की बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखो समान में घुलता है। क्या होता है? समान में घुलता है, अर्थात ध्रुवीय में तथा अध्रुवीय में घुलता है। लाइक NaCl और जल समान में घुल रहा है, वहीं अध्रुवीय नेफ्थलीन प्लस बेंजीन अध्रुवीय में घुलता है। इसलिए कहा जाता है कि विलय और विलायक की जो प्रकृति है उसमें समान समाज में घुलता है, ध्रुवीय में और अध्रुवीय में घुलता है। ये प्रोफॉर्मा अपन को पता हो तो आसानी से अपन विलय और विलायक की प्रकृति को चेक कर सकते हैं। वहीं आता है ताप। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ताप को जब अपन वेरिफिकेशन करते हैं तो ये कहा गया कि कोई भी आप रिएक्शन को देखें तो रिएक्शन को जब आप देखेंगे तो 2 प्रकार की रिएक्शन होती है, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी। ठीक है, ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा? ठोस के द्रव में कोई भी विलयन है, इसमें ठोस विलय और द्रव विलायक है। तो आप देखिए ऐसी अभिक्रिया यदि ऊष्मा शोषी है तो उन अभिक्रिया को यदि आप ताप बढ़ाएंगे तो विलयता क्या होती है बेटा? बढ़ती है। वहीं यदि आप ऊष्मा क्षेपी की बात करेंगे, लाइक अपने पास एक पात्र लिया, उसमें NaOH डाला। आप सब जानते हैं NaOH डालते ही पात्र अपने आप गर्म होना शुरू हो जाता है, यानी वो घुल रहा है अपने आप, उसको कोई ताप की जरूरत नहीं है। फिर भी आप चाहते हैं कि आप उसे ताप दें, तो आप यदि उसे ताप देंगे और ताप आप बढ़ाएंगे तो विलयता क्या होती जाती है बेटा? विलयता में कमी होती जाती है। तो इस प्रकार की रिएक्शंस में तो विलयता घटती है ताप के साथ, इस प्रकार की रिएक्शन में ताप के साथ विलयता बढ़ती है। दूसरा अगला अपना लास्ट टॉपिक है दाब। दाब का ज्यादा प्रभाव इसमें नहीं देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ठोस और द्रव दोनों ही असंक्रिय होते हैं, यानी संक्रियता गुण बिल्कुल भी पाया नहीं जाता, या फिर हम अपवाद के रूप में कहें तो बहुत ही नगण्य रूप में इनमें गुण पाया जाता है। इसलिए दाब का प्रभाव इनमें देखा नहीं जाता है। ये टॉपिक है आपके प्रभावित करने वाले कारक, इसको विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। अब एक टॉपिक जो अपन बात करना चाह रहे थे विलयन में संतृप्त और असंतृप्त विलयन की, जो कि लास्ट टॉपिक है आपका। यहाँ भी संतृप्त और असंतृप्त विलयन क्या होते हैं? तो संतृप्त और असंतृप्त विलयन वह होते हैं जिसके अंदर आप विलय और विलायक को लेंगे। तो एक तो है संतृप्त विलयन, संतृप्त, और एक है आपका असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। ठीक है, विलयन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। संतृप्त और असंतृप्त की जब बात करते हैं तो आपने लिया विलय और विलायक, ठोस और द्रव ले लिया। जब आपने देखा कि इसके अंदर आपने ये जल है आपका और इसमें आपने चीनी लिया, तो एक निश्चित ताप पर आप इसको नोट करेंगे। निश्चित ताप पर जब आप देखेंगे तो चीनी आप 1 चम्मच 2 चम्मच, यानी आपने आधा ग्लास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच तक आपने डाला, तो वो डालते ही डिजोल्व हो जाती है।
उसके बाद अब इससे भी ज्यादा मात्रा में डालेंगे तो वो धीरे धीरे डिजॉल्व होना क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और एक टाइम के बाद वो डिजॉल्व होती ही नहीं है। इसका मतलब प्राप्त विलयन कैसा है, संतृप्त विलयन। आप निश्चित ताप नहीं किया, आपने सेम जल लिया और चीनी ली, आप उसको हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं और आप उसको अत्यधिक मात्रा में घोल रहे हैं। इसका मतलब अब आपको जो विलयन प्राप्त होगा वो कैसा होगा बेटा, असंतृप्त विलयन। अर्थात किसी निश्चित ताप और दाब के ऊपर विलय की निश्चित मात्रा यदि विलायक में घुलती है तो प्राप्त विलयन संतृप्त, और अनिश्चित मात्रा यदि विलय की घुलती है तो वो असंतृप्त विलयन कहलाता है। तो इस प्रकार एक जनरल टॉपिक और एक आपका स्पेसिफिक टॉपिक जो था विलयन के चैप्टर का विलय था वो कंप्लीट है। उसका एक टॉपिक ठोस की द्रव में विलय। अगला टॉपिक होगा आपका गैसों की द्रव में विलयता का। इसको डिटेल में अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग उसके नोट्स बनाएंगे, अच्छे से इसको रीड करेंगे, वीडियो को अच्छे से सुनेंगे, नोट्स भी बनाएंगे। मैक्सिमम पोर्शन में मैंने परिभाषाएं बोर्ड पर ही लिखकर समझाई है, तो आपसे भी यही उम्मीद है कि आप भी इनको ऐसे ही तैयार करेंगे। थैंक यू।